Hello dear students, this is ARK representing ARK9. We are going to start with very important related party transaction. याद रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। याद रखिएगा इसके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ना याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों के लिए जो एप्लीकेबल है ऑलरेडी अपलोडेड रेगुलेशन 23 याद रखिएगा LODR का जरूर पढ़ के जाना। अमेंडमेंट है, एप्लीकेबल अमेंडमेंट आने वाले एग्जाम के लिए। और अगर किसी को वो वीडियो अवेलेबल नहीं है NRK9 के व्हाट्सएप पे ऑफ कोर्स यार नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पर, भेजिए अपनी रिक्वेस्ट, आपको वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, रिलैक्स रहिएगा, अच्छे से पढ़ेगा, बस आप फोकस करके पढ़ेगा। ऑलराइट, अच्छा आज के सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं याद रखिएगा इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया और अब आगे भी आ सकता है और आएगा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिर। देखिए अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट का कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक है, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब अगर बिजनेस हो रहा है और रिलेटेड पार्टी ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल सर? पूरे चांसेस है, क्योंकि ये कॉमन एस्पेक्ट से रिलेटेड पार्टी होता ही होता है। आई होप मेरे बच्चों को रिलेटेड पार्टी का मतलब पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है ना कोई बात नहीं, जो रेगुलेशन 23 मैं बता रहा हूँ LODR जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की हुई है। अगेन आई एम टेलिंग यू, नहीं मिला है, अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक आप रिक्वेस्ट भेजिएगा NRK9 के व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। एकदम है ना बेसिक तरीके से बताया हुआ है। यहां मैं कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ये तो समझना किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 188, उसके साथ रीड करेंगे रूल नंबर 15 यहां सेक्शन 188 सेक्शन 1 और उसके साथ मिक्स कर देंगे रूल नंबर 15 को। और सर मीटिंग रूल 15 है किसका है? मीटिंग ऑफ बोर्ड इट्स पावर, मीटिंग ऑफ बोर्ड इट्स पावर। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम ध्यान से सुनना। ओके, फोकस रख के देखो। एक क्वेश्चन था रोल ऑफ द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इन हेल्पिंग टू कर्ब ऑकरेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। वापस सुनना, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को मैंने टेस्ट सीरीज से पूछा ना, ऐसे बैठ गए बोले ये क्या है? अरे सुनो, रोल ऑफ द, वापस रिपीट कर रहा हूं, नोट करना चाहो नोट कर लो, ये तक यहां नोट कर लो, अच्छे से कानों में डाल के यहां रखो। कहते रोल ऑफ द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, रोल ऑफ द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट in helping to curb occurrence of related party transactions। कैसे? सेक्शन 180 सेक्शन 1 पढ़ते हैं ना, सेक्शन 180 सेक्शन 1 पढ़ते हैं ना, वो अपने डेफिनेशन में, अपने सेक्शन डेफिनेशन में बोल रहा होता है कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो बोर्ड के अप्रूवल से आएंगे और वो रिलेटेड पार्टीज में इन्वॉल्व है, उनमें लिमिट्स बताई हुई है। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? चिंता मत करो, आओ देखो यही डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, अप्रूवल प्रोसेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप होगा, अगर केस फॉर्म में डेवलप होता है तो भी हमको याद रखिएगा, एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग तैयार है। ऑलराइट, सो पहले यहाँ पे देखिएगा मॉड्यूल अपना ओपन कर लीजिएगा फाइनल के स्टूडेंट्स, और अगर एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, एग्जीक्यूटिव या फाइनल का, इवन कोई भी स्टूडेंट हो, मैं उसको सिखा ही दूंगा, आप बस अटेंशन पे कीजिएगा। सेक्शन 188 सेक्शन 1, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 बोलो, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? कह रहा है कंपनी सेक्शन 13 द प्रोवाइड्स दैट कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिवन बाय रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड सब्जेक्ट सर्टेन कंडीशंस। सर कैसे पढ़ेंगे? यहां लिखिएगा अपना मॉड्यूल में, रीड सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 विद रूल 15 of meeting of board and its power rule 2014। बोले अगर ये आता है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चिंता मत करो, हम करवा देंगे आपका। क्या करना होगा? रूल 15 ने क्या बोला कि आपको बोर्ड अप्रूवल लगेगा, BR कहाँ होगा? एट BM, लिखो BR एट BM। मेरा एक ही पर्पस है, ये सेशन देखते देखते याद हो जाए, बार बार नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। उठाओ मॉड्यूल साथ में रखो और सीखो, नोट बना लो साथ में, इसी को नोट्स कहते हैं। वो तो तुमको शॉर्ट वाला नोट दे रखा है ना, उससे बचो, ठीक है? मॉड्यूल से पढ़ो। आओ तो सर क्या? सेक्शन 188 सेक्शन 1 रीड विद रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कह रहा है? रूल नंबर 15 किसका है? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 14। पहला कह रहा है क्या करना है? बोर्ड अप्रूवल लगाइएगा, कहीं पे भी लगाते, रेजोल्यूशन बस सर्कुलेशन कर दें क्या? नहीं, सर्कुलर नहीं कराया जाएगा, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होगा। कहां पर? बोर्ड मीटिंग में, ठीक है? अब देखो अगर जब बोर्ड मीटिंग हो रहा होगा, कह रहा है बोर्ड मीटिंग हो रहा होगा, तो बोर्ड मीटिंग के लिए एजेंडा प्रिपेयर होता है। मेरे बच्चे जानते होंगे एजेंडा क्या होता है, आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। तो क्या क्या आइटम ट्रांजैक्ट होगा, वो कह रहा है क्या क्या रखने होंगे। एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच रेजोल्यूशंस विल प्रपोज, क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्या क्या डिस्क्लोज करेगा? देखो नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, आई होप ये आपने लिख लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। इसे रिमूव करना होगा क्योंकि हमें और भी चीजें कवर करनी है, और लगता है नहीं सर नहीं लिखा था सर, तो कोई बात नहीं ना, वीडियो पॉज करके पीछे कर लो वापस, वहां से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। कहता सबसे पहले
आप सोच के देखिएगा बोर्ड मीटिंग होने वाला है, अब एटलीस्ट एडवांस में ना आप लोग जानते होंगे ना 7 दिन का पहले नोटिस आता है, एटलीस्ट 7 डेज का पहले नोटिस देना पड़ता है, अनलेस अंटिल देयर इज एनी काइंड ऑफ अर्जेंट बिजनेस। तो 7 डेज पहले आपने बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया, उसमें एजेंडा बता रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एजेंडा एडवांस में क्यों बताते हैं? ताकि वो वेल प्रिपेयर्ड हो। एक एक बेसिक बात बता रहा हूँ, इकट्ठा नहीं मारना है, एक एक बेसिक बात समझना, ठीक है। तो अब पता क्या होना चाहिए उस एजेंडा में कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैसा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी एक सपोज है ए लिमिटेड है, वो एक ट्रांजेक्शन कर रही है बी लिमिटेड के साथ में, और बी लिमिटेड जो है समझो वो है सब्सिडरी कंपनी इसका, ये है होल्डिंग कंपनी। तो रिलेशनशिप क्लियर हो रहा है, किसके साथ हो रही है? बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ। तो यहां पर नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी मतलब बी लिमिटेड एंड रिलेशनशिप सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा में क्या लिखा होगा? नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ऑलराइट सर, एग्जांपल दिया है ये वाला आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर ऑफ रिलेशनशिप का मीनिंग यही है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू रेगुलेशन 23 ऑफ LODR, इसका ऑलरेडी मैंने अमेंडमेंट के साथ में वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे जरूर एक बार देख लेना, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कंपनी में जाके अच्छा पैकेज हो जाता है, क्लाइंट से अच्छी फीस जनरेट करनी है, यू हैव टू वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क का मतलब स्मार्टली। एनीवेज नाउ सेकंड कहता है नेचर ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कैसे याद करूंगा? आप तो ऐसे याद रखो, देखो नेचर ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर्स किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो कह रहा है देखो नेचर ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर किस तरह का है? गुड्स का है, सेल्स का है, कोई प्रॉपर्टी सेल करने की बात हो रही है, ये बताना पड़ेगा। नेचर, ऑलराइट, एजेंट के थ्रू करा रहे हैं, ऑफिस में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय ऐसे प्रॉफिट प्लेस पर, ये देखना पड़ेगा। तो कह रहा है नेचर, ड्यूरेशन कब तक के लिए होगा, ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक एस्पेक्ट्स भी होंगी। ऑलराइट सर, ये भी कर लेंगे हम। एजेंडा लिख रहे हैं, एजेंडा हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछ ले, आपको एजेंडा प्रिपेयर करना है, ठीक है। थर्ड कहता है मटेरियल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इंक्लूडिंग अ वैल्यू ऑफ इट। मटेरियल टर्म्स, अब देखो समझना, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल जो टर्म होंगी डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक बार समझते हैं, देखिएगा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए डिफरेंट होगी, कोई मटेरियल सप्लाई या परचेज या सेल करने को लेकर है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होगी। तो मटेरियल मतलब जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, जैसे अगर जनरल देखा जाए कंसिडरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। डिलीवरी को लेकर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो मटेरियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। दूसरी बात, तीसरी बात मटेरियल टर्म, इसको सर्किल में इसलिए पैक कर रहा हूं, कीवर्ड याद रखना, अभी रिवाइज करेंगे साथ में याद करेंगे। जैसे पहला क्या देखा था, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, साथ में बोल लेना, बोल लोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और शर्म आती है तो अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप जहां पे आप डिवाइस पे देख रहे हैं उसे अकेले रूम में ले जाएं, वहां बोल बोल के बोले, आई गारंटी खत्म होते तक वीडियो आपको टॉपिक याद होगा पूरा। सो बोलिएगा एक बार वापस, नेचर, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। सेकंड क्या कह रहा है, नेचर ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ड्यूरेशन पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट। थर्ड मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट। एनी एडवांस पेड और रिसीव्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पहले से एडवांस तो नहीं ले रखे हैं, चेक कराइएगा। एनी एडवांस पेड या तो दिया है या रिसीव किया है, या तो रिलेटेड पार्टी में आपने कुछ सेल किया है तो उसके लिए हो सकता है। अच्छा सेल किया नहीं है, करने वाले हैं, समझना, अभी कर दिया तो फिर तो तुमने अप्रूवल प्रोसेस फॉलो ही काम किया, समझ में आ रहा है, वायलेशन हो जाएगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑफ कोर्स वायलेशन हो जाएगी सेक्शन 188 सेक्शन 1 की। बोला मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए पेमेंट आपने एडवांस कर दिया, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। कह रहा है आपने कोई एडवांस पेमेंट किया है या रिसीव किया है, पेमेंट किया है या फिर रिसीव किया है, बोला उसको भी मेंशन कीजिएगा एजेंडा के अंदर। और सर manner for determining the pricing and the commercial terms both included as a part of the contract and not considered as a part of the contract। अब कह रहा है कौन कौन से, देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, manner of determining the pricing। आपने पैसा जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है कैसे डिसाइड किया है, मार्केट वैल्यू बेसिस पे किया हुआ है, कोई डिस्काउंट वैल्यू पे किया हुआ है, कोई प्रोवाइड अगर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी में ज़्यादा परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो क्या आपने डिस्काउंट दिया है, हो सकता है आपने कोई रिबेट भी डिसाइड किया हो। तो सारी टर्म्स जो बेसिस हैं किसके लिए, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, वो आपको बताने पड़ेंगे। एंड ऑल अदर factor relevant to the contract and have been considered, if not the details of the factor not considered with the rationale for not considering those factors। कोई भी कंसीडर का फैक्टर है, अब कोई भी फैक्टर कैसे हो सकता है, कोई भी फैक्टर, फॉर एग्जांपल मार्केट को लेके हो सकता है, इंटरेस्ट रेट को लेके हो सकता है, कोई फैक्टर जो बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो फैक्टर अगर आपने कंसीडर किए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझना
कि भैया इसी प्रोडक्ट को या इसी सर्विसेज के लिए, सपोज जैसे दो एग्जांपल ले रहे हैं, या तो कंपनी सेल कर रहा है मान लीजिए, या परचेज कर रहा है कोई भी चीज। अब चाहे वो परचेज कर रहा हो सेल कर रहा हो, हमने ये देखा कि भैया कंपनी ने ए लिमिटेड को ही क्यों सेल कर रहा है, ये ए लिमिटेड से ही क्यों परचेज कर रहा है। अगर वो मान लीजिएगा वो रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है, और ए लिमिटेड क्या है यहाँ पर, आपकी रिलेटेड पार्टी है, तो क्या सिर्फ मार्केट में एक ए लिमिटेड ही है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमने बाकी कंपनी जो कि सिमिलर में डील कर रही हैं एंड उनको या कोई और पार्टी है या और कोई है जो कि रिलेटेड पार्टी नहीं है, हमने उन्हें कंसीडर क्यों नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखिए हम लोग, any other information relevant or important for a board to take the decision on the proposed transaction। सर क्या देखा हमने, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, नेचर एंड नेम ऑफ द पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। ऑलराइट, सेकंड क्या देखा था, नेचर ड्यूरेशन, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। फिर सेकंड बोलो फटाफट से, बोलो नेचर ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट सर, मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस पेमेंट और रिसीव if any, related to the contract, या फिर हम बोलेंगे determining the pricing of the contract and factors which are very important and relevant, which have been considered, and the factors which are not considered, give the rationals मतलब reason, you have to give the reason कि आपने इन factors को consider नहीं किया है। ये तो हमारा बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में हमने आइटम्स लिख दिया, ये सारी एस्पेक्ट्स हमने स्पेसिफिकली रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, अरेंजमेंट्स है, उससे रिलेटेड हमने मेंशन कर दिया। अब सुनते जाओ, यहां से और इजी कर देंगे, देखो ध्यान से सेक्शन 188 सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया। अब आगे सुनते हैं, देखो कहता वेयर एनी डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड in any contract arrangement with a related party, such director shall not be present at the meeting during the discussion on the subject matter of the relation relating to the contract or arrangement। सब संपाद रखना है, क्या सिंपल सा रखना है, डायरेक्टर इफ एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। सिंपल सी बात है, जानते हैं सर, ये तो रटा दिया आपने हमको खूब बार। क्यों? इंटरेस्टेड हो तुम तो चाहोगे ना, हाँ सर होना चाहिए, तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम पार्टिसिपेट नहीं, कौन? डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है। लैंग्वेज में ध्यान से रखना बात को, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा है वेयर एनी डायरेक्टर। अब अगर सेक्शन 188 सेक्शन 1 को तुम थोड़ा थॉरोली पढ़ोगे ना तो वो आगे और बोलता है, अगर कोई मेंबर भी इंटरेस्टेड है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना एकदम, अगर कोई मेंबर भी इंटरेस्टेड है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है मीटिंग में। क्या सर आप क्या कह रहे हैं? अगर मेंबर भी रिलेटेड पार्टी है और वो इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में, he can not also participate in such meeting where the related party transaction approval is going to be taken। आप क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 188 सेक्शन 1 के अंदर की बात है जो यहां डिस्कस नहीं करी है। अगर सपोज प्रमोटर ना के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, सपोज की जगह पर ना, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और 90% ऑफ मेंबर, ठीक है, 90% ऑफ मेंबर कौन लोग निकल गया? रिलेटेड पार्टी, अभी बताऊंगा, रिलेटेड पार्टी निकल गया तो बोला खुश रहो, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इसे बोर्ड रेजोल्यूशन जरूर चाहिए, अभी बताऊंगा ये बीच में क्यों बोल रहा हूं, कई बार इसको बीच में हम इंसर्ट करके ना कई क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे पास में, अभी बताऊंगा, ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए ऐड किया बीच में। अब देखो पहले, क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं ना सेक्शन 188 के अंदर, अब कोर बातें करने वाले हैं, तो हमने कहा अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मीटिंग में। अब इसके अलावा सुनते जाओ यहाँ पे ध्यान से, ये मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कुछ रेडी किया हुआ है जो एकदम ईजी कर देगा। देखो, for the purpose of first provision of section 188 except with the prior approval of the company by resolution। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होगा, आपने अभी कहा कि बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, लेकिन अब यहां जो ट्रांजैक्शन की बात करने वाला हूं यहां पर रेजोल्यूशन लगेगा। वापस हो लेना, रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, अमेंडमेंट बहुत पहले हो गया था। मेरे प्यारे बच्चे, पुराना मत लिखा करो, तुम तो इतना पुराना लिख देते हो, आंसर जो 2018 का था वही अमेंडमेंट हो गया और आप भी आंसर लेके आ रहे हो। सोच के देखना, मेहनत करते हो ना, गलत आंसर लिख रहे हो तो एग्जामिनर कंसिडर नहीं करता, फिर आपको तो इतना मेहनत करता हूं फिर भी नंबर नहीं आते। चेक करो ये चीज, ठीक है। नाउ आप क्या कह रहे हैं कि अगर 188 सेक्शन 1 कहता है कोई बात नहीं, रूल 15 पड़ेगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन एक स्पेसिफाइड लिमिट पर से बियॉन्ड हो जाता है,
अगर स्पेशल लिमिट से बियॉन्ड हो जाता है तो आपको कंपनी की जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं हो सकता। अगर बिना अप्रूवल के जनरल मीटिंग आपने कराया तो वो क्या कर देंगे, वॉइडेबल हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड। पहला कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, एज अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज ए टू ई, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे बाद में, सॉरी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बताएंगे अभी, ए टू ई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 विद क्राइटेरियाज मेंशन बिलो। अब ध्यान सुनना, यहाँ मेंशन साइड में कर दिया है, तो एक काम तो पहले ही करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा मेहनत बचाएंगे। यहाँ ए टू ई सारे लिखे हुए हैं, कौन सा कहाँ अप्लाई होगा पता लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पॉज करके वापस ले लीजिएगा। ऑलराइट, नाउ लिसन, देखो अब ध्यान सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा है पहला ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। सेल, परचेज। अब इसके अलावा देखो, देखे ना, मैं तुमको भी याद करना सिखा रहा हूं। सेल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंपनी क्या कर रहा होगा, ट्रांजैक्शन कैसा होता है, सेल, परचेज और सप्लाई। सेल, परचेज और सप्लाई क्या क्या चीज होती है, गुड्स, मटेरियल, या तो कंपनी खुद कर रहा है या थ्रू बाय अपॉइंटिंग एजेंट के थ्रू कर रहा है, ठीक है। अमाउंटिंग 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर। अब देखो कितना कह रहा है, अपना मॉड्यूल में ना साइड में उसको थोड़ा गंदा कर दो लिख के, 10% और मोर किसका, टर्नओवर का। साइड में लिखना टर्नओवर किसका, देखेंगे कंपनी का, ठीक है। सेल, परचेज बोलेगा, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ मटेरियल है, सप्लाई ऑफ मटेरियल है, चाहे वो कंपनी खुद कर रही है या फिर किसके अपॉइंटिंग एजेंट कर रही है, इन दैट केस याद रखिएगा। और अमाउंट का वैल्यू कितना है उसका, कॉन्ट्रैक्ट का 10% और उससे ज्यादा। ये 10% और ज्यादा कैसे निकालेंगे, कंपनी का टर्नओवर कितना है। सपोज करके देखो कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़, ठीक है। हमने उसका 10% चेक किया, पता लगा हमको, एज्यूम 10 करोड़ आया। और अगर हमने चेक किया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में सेल परचेज हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट गुड्स है या मटेरियल सेल कर रहा है, कंपनी परचेज कर रही है आरटीपी के साथ में, रिलेटेड पार्टी के साथ में कर रही है, इन दैट केस हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू मान लीजिए 11 करोड़ है। बोला हाँ जी, ऑर्डिनरी लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है, अब देखो यहां कह रहा है इन क्लॉज ए एंड ई। अब ये सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के क्लॉज A टू E हैं, जिसमें जो 10% ऑफ टर्नओवर और मोर है ना, वो AE क्या है, देखो यहां पर स्क्रीनशॉट रखना अपने पास। ए कह रहा है सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, सर्विस नहीं है बात, अगर ना सेल, परचेज और सप्लाई गुड्स और मटेरियल, ये कह रहा है देखो क्या, ए। फिर ई देखो ध्यान से, सर कैसे देखें, दिखता तो है नहीं रंग से, देखो ये आ गया हमारा ए, सेल, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल। और ई है अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट फॉर, या आपने अपॉइंट किया एजेंट किस पर्पस के लिए, गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज या एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। वो परचेज करने के लिए हो सकती है, P stands फॉर परचेज एंड S stands फॉर सेल। ऑलराइट, अब समझो आरटीपी के ट्रांजैक्शन आपने देखी, कंपनी ए लिमिटेड, सपोज करते हैं एक बार के लिए, कंपनी ए लिमिटेड एंटर हो रही है बी लिमिटेड के साथ में, और बी लिमिटेड इसकी सब्सिडरी कंपनी है। होली ऑन सब्सिडरी नहीं बोल रहा हूं, शांत सुनना, अभी उसका प्रोविजन आगे बताएंगे। सब्सिडरी कंपनी है, अब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। बोला ठीक है सर। अब दो तरीके की बात है, या तो सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, ठीक है, या एजेंट को अपॉइंट करके कॉन्ट्रैक्ट करा, और किसके लिए, गुड्स के लिए, मटेरियल, सर्विस और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज या सेल के लिए हो सकती है। उसकी वैल्यू अगर सपोज 11 करोड़ है और हमारे कंपनी ए लिमिटेड का टर्नओवर 100 करोड़ है, एज्यूम कर रहा हूं डेटा, ठीक है। तो 10%, तो हमने देखा यहां पर 10 करोड़, तो 10 CR आ रहा है। यहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब कंपनी को OR लगेगा, पकड़ में आ रहा है। अगर ये 9 करोड़ आता हो तो BR से ही काम चल जाता। डिफरेंस पकड़ में आ गया, आई होप क्लियर होगा। फिर आगे कहता, देखो आगे वापस से, सेलिंग, अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ, बाइंग प्रॉपर्टी, क्या क्या कह रहा है, सेल, डिस्पोज ऑफ, या फिर बाय एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो कंपनी खुद कर रही है, थ्रू एजेंट कर रही है। देखो सेल, अब यहां पर बी है मेरे बच्चे, बी है, थोड़ा बड़ा कर दे ताकि क्लैरिटी रहे आपको।
बी आ गया यहां पर सेल डिस्पोज ऑफ अ परचेज, किसी को याद करना तो यहीं से करो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब बी प्लस ई किया हुआ है यहां पर, देखो बी प्लस ई किया हुआ है, बी प्लस ई किया हुआ है, तो बी प्लस ई का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर उसमें वैल्यू देखेंगे अगेन वही 10% और मोर ऑफ नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। कब? जब आप याद रखिएगा किसी भी तरह की प्रॉपर्टी क्या करें, क्योंकि नेट वर्थ से प्रॉपर्टी का वर्ड आ रहा है यूज करना, आई होप क्लियर होगा। प्रॉपर्टी हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्पस, सो वी विल कंसीडर द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, ऑलराइट। जब सेल की बात कर रहे हैं, परचेस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली गुड्स की ना, तो टर्नओवर पे ध्यान जाता है। सोचना टर्नओवर एंड सेल का कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, गुड्स को टर्नओवर कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जब हम बात करें प्रॉपर्टी, देन उसको हम नेट वर्थ से कंसीडर करते हैं। तो कहता है अगर कंपनी की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, या क्या कर रहा है वो परचेज कर रहा है, देखो बाइंग, बाइंग क्लियर है, परचेज कर रहा है बाइंग, इन दैट केस, और उसका वैल्यू कितना 10% और मोर ऑफ द कंपनीज नेट वर्थ, इन दैट केस अगेन ओआर रिक्वायर्ड है, क्लियर। ऑलराइट सर, नेक्स्ट लीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, 10% और मोर अगेन। तो क्लॉज यहां पर देखो फोर्थ लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, देखो ये वाला, इसको हाईलाइट करना, और कैसा करें, टर्नओवर, टर्नओवर अगेन, टर्नओवर, ऑलराइट, टर्नओवर। या फिर इसके अलावा देखो अवेलिंग रेंडरिंग और एनी सर्विसेज, अवेलिंग रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, अपनी मॉड्यूल सेट में रखना, अवेलिंग रेंडरिंग और रेंडरिंग एनी सर्विसेज डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, 10% और मोर व्हाट, टर्नओवर। अब अगर समझ में आ रहा है सीधा तो बहुत अच्छी बात है, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो रट्टा मारना चाहते हो तो रट्टा मार लो, लेकिन समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा, रट्टा मत मारो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लैरिटी है। अगर मैं गुड्स का बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली तो वहां कंपनी का टर्नओवर कंसीडर कर रहा हूं, मैं लीजिंग की बात कर रहा हूं टर्नओवर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, लीजिंग, ऑलराइट, लीज कर रहे हैं तब टर्नओवर कंसीडर कर रहे हैं, ऑलराइट। या फिर हम बात कर रहे हैं क्या, अवेलिंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, क्योंकि वो अगेन वो कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटी में आ गया, देन अगेन हम टर्नओवर कंसीडर कर रहे हैं 10% एंड मोर। अगर ऐसा हो रहा है उससे ज्यादा है देन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय पासिंग ओवर। और अगर ना क्या हो रहा है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, इन दैट केस हम लोग नेटवर्थ का कंसीडर करेंगे। अभी मजाक नहीं होता बेटा, टर्नओवर और नेटवर्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन अगर तुमने एग्जाम में गलत कर दिया ना तो खराब हो जाएगा मामला। अब देखो, अब ये ए टू ई वाले कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होंगे यहां पर, चलिएगा। अब देखो आगे, अब ऐसा हुआ सपोज करो जब ये वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, देखो समझो, मान लीजिएगा फाइनेंशियल ईयर 2021। अब जब 2021 हम देख रहेंगे तो अज्यूम करते हैं जो 10% और मोर, एक ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, मान लो टर्नओवर का है कोई ट्रांजेक्शन, जिसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कंपनी क्या है ना, लीज कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, लीज किया कंपनी ने प्रॉपर्टी, ठीक है। कहता है कैसे, जब ये 10% कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं, तो हम ये लिमिट को कैसे कंसीडर करेंगे, मान लीजिए ट्रांजैक्शन फर्स्ट मान लीजिए अप्रैल मंथ में हुआ, ठीक है, जिसका वैल्यू मान लीजिए हम अज्यूम कर लेते हैं 2 करोड़ था, हमने चेक किया हमारा लिमिट के अंदर था, अज्यूम कर रहे हैं वर्क, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किया, मान लीजिएगा सितंबर मंथ में, अगेन 2 करोड़ था, यहां पर अभी भी जरूरत नहीं पड़ रहा है आपको, ध्यान से देखें। अब हम मान लीजिए थर्ड ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने अप्रैल में किया 20 करोड़, अगेन 2 करोड़, ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं, एक बार अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे डेटा 10 करोड़ हमारी लिमिट है, ठीक है, मतलब बीआर से काम हो रहा होगा यहाँ तक, यहाँ पे बीआर लगा, यहाँ भी बीआर लगा, एंड सपोज अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने जा रही कंपनी, उसकी वैल्यू आ रही है 8 करोड़ रेटेड पार्टी के साथ में। अब यहाँ पर कंपनी को ट्रांजेक्शन करने के लिए ओआर चाहिए होगा, बीआर प्लस ओआर, बात पकड़ में आ गया, क्योंकि क्या कह रहा है, जो आपने ड्यूरिंग द इंडिविजुअल या जो आपके कलेक्टिवली आप देखेंगे उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे। आप देखो एक लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझना, टर्नओवर और नेट वर्थ रेफर्ड इन अबव सब रूल्स शैल बी कंप्यूटेड ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटेड एनुअल ऑफ कोर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स ये तो लॉजिक है, बिना उससे कैसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां तुमको बताना था, यहां देखो बेटा, इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट limit specified in sub clause 1 to 4 shall apply for a transaction to be entered into either individually or taken together with the previous transaction during a financial year। तो जैसे हमने हमारे क्वेश्चन में देखा था ना, यहाँ पे एग्जांपल में, अगर आपने अप्रैल मंथ में किया, फिर आपने मान लीजिए अगस्त में किया 2 करोड़ था, फिर आप अगर दिसंबर में करने जा रहे हैं और 8 करोड़ है, तो अब अगर अज्यूम कर रहा हूं एक बार, क्या अज्यूम कर रहा हूं, क्या 100 करोड़ कंपनी का टर्नओवर था,
10% और मोर तक का लिमिट है, और हमने पहले 2 करोड़ कर लिया, बीआर से काम हो गया, फिर 2 कर लिया, बीआर से पास हो गया, अब लेकिन 8 करोड़ करने जा रहे हैं, तो 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा टोटल, क्योंकि इंडिविजुअली और प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो इन द फाइनेंशियल ईयर उन्हें कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, चलेगा। ऑलराइट सर, अब 2 इंपॉर्टेंट बात और सुन लो। इफ फॉर अपॉइंटमेंट, देखो यहां पे, इफ फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी in its subsidiary or associate company at a monthly remuneration exceeding 2 lakh and 2 lakh 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 उससे ज्यादा है, तभी तो क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी पता लगा डायरेक्टर का रिलेटिव बैठा हुआ, डायरेक्टर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डायरेक्टर रिलेटिव है तो क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरेस्टेड हो गया ना, तुम तो हट जाओ उस मीटिंग से। अच्छा, यहां से पहले बीआर पास हो गया, फिर उसके बाद में अगर प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है कंपनी में, वो रिलेटेड पार्टी है, इन दैट केस it is required a special ordinary resolution, it requires ordinary resolution. All right, second कहता है is for remuneration for underwriting subscription of the any securities or derivatives though the company exceeding of the company exceeding the 1% of net worth। अब क्या कर रहे हैं, मान लीजिएगा आप related party को अब क्या कर रहा है, related party underwriter है, ठीक है, अंडरराइटर है, वो कंपनी की सिक्योरिटीज को अंडरराइट करेगा, उसके लिए कमीशन से दिया जा रहा है 1%। यहां पे वर्ड यूज हो रहा है, देखो यहां पे देखो, 1 एक्सीडिंग 1%, 1% से ज्यादा पर, 1% से ज्यादा पर, ठीक है, कंपनी की नेट वर्थ से 1% से ज्यादा अगर उसको कमीशन पे किया गया कंपनी की सिक्योरिटीज के लिए, इन दैट केस याद रखिएगा इट रिक्वायर्स व्हाट, अगेन बीआर तो लगेगा कम, जितना भी याद रखना, जिन जितनी लिमिट हमने डिस्कस करी, इनसे अगर कम है, 10% से कम है, 1% से कम है, 2,50,000 की प्लेस ऑफ प्रॉफिट से कम है, बीआर तो लगेगा एट अ बोर्ड मीटिंग। लेकिन अगर ज्यादा है ना, तो फिर ऑर्डिनेशन भी यूज करना पड़ेगा, तो नहीं हो सकता काम। अब देखो यहां पे कहता है, अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आगे देखो, 2-3 एग्जाम में ही चकरा देता है आपको। कहता है इन केस ऑफ अ होली ओन सब्सिडरी, रेजोल्यूशंस पास बाय द होल्डिंग कंपनी शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन बिटवीन द होली ओन सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी। अगर होली ओन सब्सिडरी साथ है तो बोला कोई चिंता नहीं है। फिर कहता है क्योंकि होली ओन सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं फिर बोल दूं यहां पर सब्सिडरी नहीं, रिलेटेड पार्टी, बट कैसी हो कंपनी उसकी, होली ओन सब्सिडरी। नाउ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी नेक्स्ट विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, वही सेम आता है, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ द और केएमपी हु इज रिलेटेड पार्टी, अगर रिलेटेड है तो, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, जैसे भी हम ऊपर डिस्कस किया था, जैसे हमने बोर्ड मीटिंग एजेंडा रेडी किया था। नाउ नेचर, मटेरियल टर्म्स, मॉनेटरी वैल्यू, पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स, अदर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द इंपॉर्टेंट फॉर द मेंबर टू टेक डिसीजन ऑन द प्रपोज रेजोल्यूशन, ये सारी आएगी। सेम कह रहा है होली एंड सब्सिडरी केस में क्या होगा, सफिशिएंट मान जाएगा अगर वो अप्रूव कर देता है, तो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ होली एंड सब्सिडरी रेजोल्यूशन पास बाय द होल्डिंग कंपनी शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन बिटवीन द होली एंड सब्सिडरी एंड इट्स होल्डिंग कंपनी। अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट मार्क करो, अपना मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज एंटर इनटू बाय डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय विदाउट obtaining the consent of the board or approval by the resolution in general meeting। बात पकड़ में आ रहा है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड था या कंपनी का एम्प्लॉय, अब यहां खतरनाक वर्ड आ गया, कंपनी का एम्प्लॉय बोल रहा है, एनी अदर एम्प्लॉय बोल रहा हूं, डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय। अब समझो, एनी अदर एम्प्लॉय का मतलब क्या, सेल्स मैनेजर भी, हाँ, मार्केटिंग मैनेजर नहीं, उन लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग किन लोगों को कंसिडर करेंगे, जो जैसे हमने देखा जनरली डायरेक्टर, और अगर हम दूसरे एक्सपेक्टेड से बोलें इसको तो किस सेंस में करेंगे, जो यहां सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे कोई अपॉइंटेड, ठीक है, अगेन हियर इज आल्सो यू नॉट इंटरेस्टेड पार्टी, क्योंकि यहां पर हम जब रेफर करेंगे तो वर्ड क्या यूज करेंगे, KMPs, याद रहेगा, KMPs डायरेक्टर्स और एनी अदर एम्प्लॉय मतलब KMPs रिलेटेड पार्टी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल्स मैनेजर को भी आपने यहां पर रिलेटेड पार्टी बना दिया, ठीक है। सो अब यहां समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डायरेक्टर या KMP विदाउट द कंसेंट ऑफ बोर्ड या फिर जनरल मीटिंग, कंसेंट ऑफ बोर्ड या तो बोर्ड का कंसेंट लगना था या फिर जनरल मीटिंग में भी आपको उनकी कंसेंट लेनी थी, आपने नहीं किया, ना ही उसे रेक्टिफाई किया गया विद इन 3 मंथ्स, नहीं रेक्टिफाई किया विद इन 3 मंथ्स, वापस बोला रेक्टिफाई भी नहीं किया, मतलब ये फैक्ट नॉलेज में आ गया, उसके बाद कंपनी ने बोर्ड ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, इंडेमनीफाई करो कंपनी को, देखो, एंड इफ इट इज नॉट रेक्टिफाइड बाय द बोर्ड और द केस मे बी, क्योंकि अगर वो बोर्ड रेजोल्यूशन से होना था तो बोर्ड रेजोल्यूशन से, और अगर लिमिट के बियॉन्ड था तो शेयर होल्डर के अप्रूवल से, लेकिन वो 3 मंथ्स में, कितना, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑन विच सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वाज एंटर्ड इनटू, सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड और द केस मे बी शेयर होल्डर्स, और एंड इफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड बाय and the other director, the director concerned shall indemnify, और अगर सुनो, अगर रिलेटेड पार्टी का और डायरेक्टर्स ने इसे कंसीडर करके अप्रूव भी किया है तो वो लोग भी इंडेमनीफाई करेगा कंपनी को, क्योंकि या तो बोर्ड उसे रेक्टिफाई करे, बोर्ड ने रेक्टिफाई नहीं किया, अज्यूम कर लेते हैं, और उसको रेक्टिफाई बोर्ड ने किया, बट वो एक्चुअली होना कैसे चाहिए था, शेयर होल्डर से एट द जनरल मीटिंग, बट डायरेक्टर्स से रेक्टिफाई नहीं कराया, बोर्ड ने रेक्टिफाई नहीं कराया है, इन दैट केस फिर लायबल हो जाएंगे डायरेक्टर्स कंपनी को इंडेमनीफाई करने के लिए। कितने टाइम में कर सकते हैं आप, 3 मंथ्स के अंदर करना मैंडेटरी है, ये चेक करना होगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ आ जाओ बेटा, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको रीड करवानी है, यहां पर देखो, ध्यान से देखना, देखो ग्रीन में जो लिखा है इस पे ध्यान से देखो, provided also that nothing contained in second provision shall apply to a company in which 90% or more members in number, 90% कह रहा है किसमें, members in numbers are relative of promoter or are related parties। अगर 90% members in number, 90% members in numbers क्या है, क्या कह रहे हैं, रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, कह रहे हैं रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, 90% नंबर परसेंटेज में याद रखिएगा, किसमें नंबर में काउंट करना है आप, अगर किसके रिलेटिव हैं, किसके रिलेटिव हैं, प्रमोटर के, या वही ट्रांजैक्शन में क्या रिलेटेड पार्टी है, फिर वो क्या है रिलेटेड पार्टी। देखो तो कहता है ये जो जितना झंझट मचाया है ना, क्या रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन कंसीडर करेगा, बोर्ड इसे कंसीडर करेगा, ठीक है। अब देखो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, देखो यहां पर देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट that nothing in this subsection shall apply to any transaction entered into by a company in ordinary course of business other than transaction which are not arm length basis। अब समझो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और कह रहा है आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है, मतलब अगर वैल्यू डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, उन केसेस को छोड़ के अगर देखा जनरली ना, जैसे हमने बोला ना, यू नो विद द लिमिट्स, तो इन दैट केस वहां भी आपको ये अप्रूवल नहीं लगाने का जरूरत पड़ेगा। ऑलराइट, ये हमने बेटा जो डिस्कस किया ना यहाँ पे 188 सबसेक्शन 1, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, यहाँ पर ये आपको यहाँ जो मेंशन किया हुआ है ना सारे पॉइंट्स, ये 188 सबसेक्शन 1 के क्लॉज A to A हैं। ऑलराइट, सो होप सो आप लोगों को डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई क्वेरी रहता है तो पूछेगा, और याद रखिएगा इसके जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको लगातार टाइम करते रहेगा, एंड आई इंश्योर यू कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी कोई क्वेरी है ऑफ कोर्स NK पे हमको सेंड कीजिएगा, और LODR के रेगुलेशन 23 को जरूर पढ़ लेना, तभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि आगे भी है बेटा, आगे भी है, पर इसको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है विद लेटेस्ट अमेंडमेंट, तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।